हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, एसएससी सीपीओ के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। कल यानी कि 27 जून 2024 को आपका पहला एग्जाम हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ का पूरा एग्जाम एनालिसिस, जो कि आपको ऐसे जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि 27 जून 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे, वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा एनालिसिस आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड यस, द बोनस इज कि जो भी आंसर्स हैं उससे रिलेटेड आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देंगे, जिससे कि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको किसी एग्जाम में पूछा जाए तो वो आपको पता हो। तो चलिए गाइस, जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो एसएससी सीपीओ का एग्जाम कंडक्ट करवाया है 27 जून 2024 को, उसके फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा कंप्लीट एंड तक देखना, जिससे कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न चल रहा है, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिससे कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तब भी आपको हेल्प हो जाए, और अगर आप नहीं भी दे रहे हैं, अगर किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हैं या आगे आने वाली शिफ्टों में आपके पेपर हैं, तो उसके लिए आप अपने आप को उस पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लें कि ओके, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो मुझे ये चीज पढ़ लेनी है। और यस, जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि जब भी हम किसी न्यू वीडियो के साथ आए, यू गाइज आर नोटिफाइड अबाउट इट। तो चलिए, लेट्स बिगिन एंड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो गाइज, नंबर वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा गया था वो आया था विधवा पुनर्विवाह से लेके, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ही, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इस बार आपको पूछा गया था कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है, इसके तहत पुणे में अपनी पत्नी के साथ स्कूल किसने खोला था। तो यहाँ पर गाइज गोपाल हरि देशमुख इज द करेक्ट आंसर। बात करें हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि 1856 में पारित किया गया था, और इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम के तहत भारत के सभी न्यायालय में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी बना दिया था। तो ये भी एडिशनल चीज आपको पता होनी चाहिए। लॉर्ड डलहौजी, अगर आपसे पूछा जाए कि किसके कार्यकाल में, मतलब उस समय भारत का वायसराय कौन था, किसके कार्यकाल में इस पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लाया गया था, तो गाइज उसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, जिसके कार्यकाल में ये अधिनियम जो था, इसका मसौदा तैयार किया गया था। ये अधिनियम जो है, ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, अगर आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा पारित किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में पारित किया गया था। भारतीय समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो हैं, वो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के सबसे प्रमुख प्रचारक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। गाइज, अगला जो क्वेश्चन था वो आपको एक योजना से रिलेटेड पूछा गया था, जो कि मुद्रा योजना से रिलेटेड था, जिसमें मुद्रा में आपको पूछा गया था कि एम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अभी आपसे एम का पूछ लिया, आपको यू डी आर ए कुछ भी पूछ सकते हैं, तो यू शुड नो द होल द कंप्लीट फुल फॉर्म। तो मुद्रा की बात करें तो यहाँ पे मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये होता है आपका मुद्रा का फुल फॉर्म। अब बात करें इस योजना की, तो ये जो योजना है, ये माइक्रो फाइनेंस जो संस्थाएं होती हैं और गैर बैंकिंग वित्तीय संगठनों को कम दर पर ब्याज लोन प्रदान करने का कार्य करता है, इसके लिए जिम्मेदार होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसको स्थापित कब किया था, तो गाइस, इस योजना को 8 अप्रैल 2015 को स्थापित कर दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। ओके, अब आपसे अगर पूछा जाए कि ये किस तरह के लोन देती है, तो ये तीन तरह के, बेसिकली मुद्रा योजना जो है, ये तीन तरह के लोन देती है, जिसमें आपका शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन आता है। जिसमें जो शिशु लोन होता है, उसके तहत 50,000 रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। किशोर लोन के तहत जो होता है, 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। बात करें तरुण लोन की, तो तरुण लोन के तहत आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट गाइस, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, सेंसस सर्वे आपका 2011 का जो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड चाहे आपका लिटरेसी रेट हो, सेक्स रेशियो हो, पॉपुलेशन हो, कुछ भी हो, बीट एनीथिंग रिलेटेड टू 2011 का जो जनगणना है, आपको सब ध्यान में रखना है। तो इस बार आपसे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार इज द करेक्ट आंसर। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो गाइज उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ। तो जो बिहार है वो आपका सबसे कम हो गया,
राजस्थान, और यहाँ पे लिटरेसी रेट दे रखी है, ये भी आपको देख लेनी है। राजस्थान का अगर आपसे पूछा जाता है तो राजस्थान के सबसे ऊपर है, 66 का है, अरुणाचल प्रदेश का 65 का है, और बिहार का सबसे कम है 61। जिसमें अगर मेल की पूछी जाती है तो वो लिटरेसी रेट यहाँ आपको यहाँ दे रखी है, फीमेल की पूछी जाती है तो वो यहाँ दे रखी है। अब स्टेट वाइज जो है इसको डिवाइड कर रखा है वो हम आपको बता देते हैं। तो गाइज जैसे कि अभी हमने देखा, राजस्थान की कितनी थी, अरुणाचल प्रदेश की कितनी थी, बिहार की कितनी थी। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता है कि नंबर 1 पे जो साक्षरता है वो किसकी है, तो वो है केरल की, विद 94 उसका लिटरेसी रेट, जिसमें मेल का 96, फीमेल का 92। इसी तरह से सेकंड नंबर पे लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर दमन एंड दीव। ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गाइड बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो गाइस पूछा जाए कब लिखी गई है, तो 1958 में। किससे लिखी गई है? तो भारतीय लेखक हैं आर के नारायण, जिन्होंने अंग्रेजी में इस उपन्यास को लिखा था। असद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वो रुद्र वीणा से संबंधित हैं, जिनको 1977 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा सॉरी संगीत संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था उन्हें 1977 में, और 2008 में नागरिक सम्मान पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया था। दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा। अब क्योंकि हम वाद्य यंत्र से रिलेटेड चीजें देख रहे हैं, तो गाइज ये पूरी लिस्ट जो कि हमने आपको यहाँ प्रोवाइड कराई है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नो मैटर आप किसकी तैयारी कर रहे हो, नो मैटर आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, ये आपको हर एक एग्जाम में हेल्प करेगा। अगर आपको सितार वादक पूछे जाते हैं तो पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज, वंदे हसन। सरोद वादक अगर पूछे जाते हैं तो अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्ध देवदास गुप्ता। संतूर वादक पूछे जाते हैं तो शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी जो हैं ये संतूर वादक है। शहनाई के लिए जैसे हम जानते हैं बिस्मिल्लाह खान जी से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अली अहमद जी से, हुसैन खां हुआ, दया शंकर जगन्नाथ हुआ, ये सब आपके शहनाई वादक है। फिर बात आती है बांसुरी की, तो हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कंजमणि, ये जो है आपके बांसुरी वादक हैं। फिर है तबला, तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ खां, सुखविंदर सिंह, ये सब आपके तबला वादक हैं। इसी तरह से वायलिन के लिए हो गए टी एन कृष्णन, डॉक्टर एन राजम, एल सुब्रमण्यम आदि। पखावज के लिए गोपाल दास ठाकुर, लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह, रहमान खान आदि। इसी तरह से गाइस 3 और देख लीजिए, रुद्र वीणा के लिए और मृदंग के लिए, ये सारे इनके कलाकार हैं। एक एक करके पढ़ूंगी तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था श्याममणि देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो गाइस वो एक ओडिसी नृत्य कलाकार हैं, और उनके अचीवमेंट्स की बात करें तो उनको 2022 में ओडिसी संगीत में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया था। उड़ीसा के जो पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक हैं, जो उनका नाम है तो वो कुछ इस तरह से है, जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब यस, ओडिसी शास्त्रीय नर्तक भी हैं, उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। उनका नाम है केलुचरण महापात्र। और अगर आपसे पूछा जाता है उन्हें पद्म विभूषण कब मिला था, तो गाइस सन 2000 में। अब कुछ ऐसे कलाकार जो कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, उनके नाम कुछ इस प्रकार है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संयुक्त पाणिग्रही, किरण सहगल, माधवी मुदगल, कालीचरण पटनायक, ये कुछ ऐसे कलाकार हैं जो कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। अगला सवाल, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली किस महीने मनाई जाती है? तो गाइज हर त्योहार जो हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग वर्ष में अलग अलग त्योहार हैं जो कि अलग अलग महीने में मनाए जाते हैं, अलग अलग मास में मनाए जाते हैं। तो दिवाली जो है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के 15वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है, और यह हर साल मनाया जाता है। इसी तरह से अगर आपको होली पूछ लिया जाए तो होली जो होता है वो हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में मनाई जाती है, जिसे फाल्गुन मास में मनाया जाता है। तो होली कब आ गई? फाल्गुन में। वहीं अगर आपसे रक्षाबंधन के बारे में पूछ लेते हैं तो रक्षाबंधन जो है वो श्रावण मास में आ जाता है। कब आता है? पूर्णिमा का दिन या फिर पूर्णिमा के दौरान। कौन सा उड़ीसा का लोक नृत्य नहीं है? तो अगर आपसे पूछा जाता है उड़ीसा के लोक नृत्य कौन से हैं, तो ये सारे लोक नृत्य हैं जो कि उड़ीसा के हैं, बट कथकली जो है वो एक ओडियन डांस फॉर्म नहीं है। तो घमुरा नृत्य, पाला, डसकथिया, दलखाई, छाऊ नाच, मयूरभंज,
कर्म नाच, ढप नृत्य, गोटी पुआ, भागा नाच, कीसाबादी, ये सब आपके उड़ीसा के लोक नृत्य है। इसके अलावा जो भी आपको ऑप्शन में दे रखा हो वो उस उड़ीसा का लोक नृत्य नहीं है। जागोई और चोलम के शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं मणिपुरी नृत्य के। बैडमैन किसकी बायोग्राफी है? गुलशन ग्रोवर की। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत। और यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन जो है 1951 में हो गया था। और 1951 में जो एक गठित वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी जी। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। बात करें कि अरविंद पनगड़िया जो हैं वो किस पोजीशन पे हैं? तो अरविंद पनगड़िया जो हैं वो 16वें वित्त आयोग के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। और अगर आपसे 15वां पूछ लिया जाता है कि 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है एनके सिंह। अगला सवाल अनुच्छेद 48 ए से पूछा गया था कि वो किससे संबंधित है? तो गाइस पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष प्रावधान पेश करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। और इसी 42वें संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 48 ए को जोड़ा। तो वहीं अगर आपसे 48 ए के बारे में पूछ लिया जाए कि वो किस चीज के लिए है? तो राज्य पर्यावरण की सुरक्षा और सुरक्षा करने के लिए देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए 48 ए को संविधान में लाया गया। अगला था भूपेन हजारिका को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो गाइस सन 2019 में संगीत के क्षेत्र में उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वो किस राज्य से संबंधित हैं तो असम से संबंध रखते हैं। और क्योंकि वो असम राज्य से संबंधित है उनको असमिया गायक के नाम से जाना जाता है। गाइस कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट लोग जिनको भारत रत्न प्राप्त किया गया है, दिया गया है, और वो भारत रत्न के पहले 3 प्राप्तकर्ता हैं जिसमें सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन जी का नाम शामिल है। बात करें लाल बहादुर शास्त्री की तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के पहले व्यक्ति थे। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। बात करें खान अब्दुल गफार की तो खान अब्दुल गफार खान जो हैं ये भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे। नेक्स्ट आपसे इंदिरा गांधी का जो है, इंदिरा गांधी जी जो थी वो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। सचिन तेंदुलकर जो थे वो भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले खिलाड़ी कौन थे, सचिन तेंदुलकर। पहले महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी। इसी तरह से भारत रत्न की स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है तो वो 1954 में हुई थी। और यह अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, हो सकता है ऑल्टरनेट वाइज हो। अ, कुछ भी जो भी गवर्नमेंट ट्राई करती है या फिर गवर्नमेंट उसका रूल बनाती है उसके अकॉर्डिंग उसको सम्मानित किया जाता है। अगला सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपसे पूछा गया था तो वह है सिक्किम। फिर उस्ताद बुद्धू खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वह एक पाकिस्तानी वाद्य यंत्र सारंगी वादक थे। सो गाइस क्योंकि जनसंख्या से रिलेटेड पूछा गया था तो 2011 के सेंसस सर्वे में पॉपुलेशन वाइज क्या रहा था वो लिस्ट आपको यहाँ पर हमने दिखा दी है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे कम जनसंख्या जैसे कि आपसे पूछा गया था तो वो हो गई सिक्किम। उसी तरह से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश। फिर आता है महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। ये टॉप 5 हो गए पॉपुलेशन के बेसिस पे 2011 के सर्वे में किसका कैसा पोजीशन था। इंक्रीज जो इंक्रीमेंट रहा है वो यहाँ पे गिवन है। ओके नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स से आया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी कि KIYG 2023। तो आपसे पूछा गया था इसमें कितने खेल शामिल थे? तो इसमें कुल 26 खेल शामिल थे। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन था गाइज नोट कीजिएगा, 5वें फिफ्थ आपके जो KIYG गेम्स हुए थे उसका जो आयोजन था वो 30 जनवरी से 11 फरवरी तक चला था। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ आयोजित किया गया था तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में 11 स्थान पर इसे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है पूर्वी घाट की औसत जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? तो 600 मीटर। और जो पूर्वी घाट की सभी चोटियां होती हैं उनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है? तो गाइस शेष चलम पहाड़ियां जो हैं
ये आपकी आंध्र प्रदेश के सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है। तो शेषचलम पहाड़ियां इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों को अतिरिक्त प्रभार लेने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 153 होता है, जिसमें भारतीय संविधान का 1956 का 7वां संशोधन अधिनियम जो लागू किया गया था, जिसके तहत एक ही व्यक्ति को एक या अधिक राज्यों के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो गाइज अनुच्छेद 51 ए के अंदर मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं भाग 4 ए में। तो अनुच्छेद 51 भाग 4। ओके गाइस, मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। पहला पॉइंट है मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कोई सूची नहीं थी, तो अर्लियर ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो फिर 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ी गई। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए को जोड़ा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए वो है स्वर्ण सिंगल समिति की जो सिफारिश लगाई गई थी उस पे मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। संविधान में प्रारंभ में केवल 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। अब तो गाइज प्रेजेंट में अगर अपन बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। अर्लियर देवर ओनली 10। 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था, जिसके बाद वो 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। अब गाइज यहाँ ये जो हमने लिस्ट प्रोवाइड कराई गई है इसमें आपको 1 to 11 सारे मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं कि किसके अनुसार क्या होना चाहिए। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला जो मौलिक कर्तव्य है उसमें आपका राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, भारतीय संविधान के सिद्धांतों संस्थानों का सम्मान करना है। दूसरे में है स्वतंत्रता के लिए देश की लड़ाई को प्रेरित करने वाले उदात्त सिद्धांतों को बनाए रखने और कायम रखना आपके दूसरे मौलिक कर्तव्य में है। तीसरे में भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना। चौथे में राष्ट्र की रक्षा करना, आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय सेवा करना। पांचवें में धर्म, भाषा, स्थान या वर्ग में मतभेदों के बावजूद सभी भारतीयों के बीच सद्भाव और साझा भाईचारे की भावना को हमेशा बढ़ावा देना है। महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले व्यवहार की निंदा करना है। छठे में फिर दिया गया था समग्र रूप से राष्ट्र के समग्र सांस्कृतिक इतिहास की सराहना करे, उसकी रक्षा करे। सातवें में है जंगल, झील, नदी, वन्य जीवन सहित एक स्वस्थ परिस्थिति तंत्र को बनाए रखे, साथ ही साथ जीवित चीजों को प्रति दया दिखाना। आठवें में है एक मानवतावादी दृष्टिकोण रखें, एक वैज्ञानिक मानसिकता रखें, सुधार की भावना को बढ़ावा दें। 9वें में है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, हिंसा से दूर रहें। 10वें में है व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें ताकि देश लगातार प्रयास और सफलता की अधिक से अधिक ऊंचाइयों पे पहुंचे। और जो 11वां जो कि अंतिम है और बाद में ऐड किया गया था 86 संविधान संशोधन के तहत, वो कहता है अपने बच्चे या प्रतिपाद्य को 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दें, अनिवार्य है। 2002 के 86 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस पर्टिकुलर कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया था जो काराकोरम रेंज है उसकी कौन सी चोटियां आती हैं? तो केटू जो है वो उसकी चोटियां है, काराकोरम रेंज में आती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो केटू ही है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। अगर बात करें कि वो कितनी ऊंची है तो वो 8,611 मीटर की है, यानी कि 28,251 फीट ऊंची है। पूर्व पुराणों के अनुसार इस पर्वतमाला का जो संस्कृत नाम है वो है कृष्णगिरी, यानी कि काला पहाड़। काराकोरम, लद्दाख और जस्कर श्रेणियां जो हैं ये ट्रांस हिमालय के भाग कहलाते हैं। तो ट्रांस हिमालय के 3 भाग हो गए, ये आपको याद रखने हैं। ओके, अब K2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमने देख ली 8611 मीटर की है, सबसे ऊंची चोटी है जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है। लेकिन स्वतंत्र भारत की भूमि की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में स्थित है। तो कंचनजंगा आपकी पहली हो गई विद 8598 मीटर। सेकंड नंबर पे K2 हो गई 8611 मीटर। शैलेंद्र राजवंश के राजा किस धर्म को मानते थे? वो बौद्ध धर्म को मानते थे और उसको बहुत माना करते थे और उसके सक्रिय प्रवर्तक भी थे।
सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत जो था वो कौन था? तो वो मेगस्थनीज था। बात करें मेगस्थनीज की, वो एक यूनानी राजपूत था और उसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम था इंडिका। ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग बॉल जो होती है उसको क्या करना पड़ता है? उसको एक बार में एक हाथ से आपको लगातार फर्श पर उछालना होता है, देन इट इज कॉल्ड ड्रिबलिंग। कुछ ऐसे शब्द जो कि और बास्केटबॉल से जुड़े हुए हैं बता देती हूँ, जिससे कि अगर वो एग्जाम में पूछे जाएं तो आपको पता हो। तो बॉल, बास्केट, ब्लॉकिंग, ड्रिबलिंग, फ्री थ्रो, हेल्ड बॉल, होल्डिंग, जंप बॉल, मल्टीपल थ्रो एंड पिवट, ये सब आपके बास्केटबॉल से रिलेटेड वर्ड्स हैं। अगला सवाल, कथासरी सागर किस भाषा में लिखा गया था? तो गाइस किसने लिखा था? सोमदेव ने। किस भाषा में? संस्कृत में। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किस प्रकार के चित्र उस पे मौजूद हैं? शैल चित्र उस पे मौजूद हैं। वर्तमान में वो जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मौजूद है। SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे हम हिंदी में स्वयं सहायता समूह के नाम से भी जानते हैं, ये जो बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट का गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो गाइस SHGBL परियोजना वर्ष 1992 में नाबार्ड के द्वारा इसको शुरू किया गया था और ये विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना कहलाती है। और इस कार्यक्रम के तहत बैंकों को SHG के लिए बचत खाता खोलने की अनुमति दी गई है। अगला है, वास्को डी गामा जो कि भारत आया था वो किस देश से संबंध रखता है? तो वो पुर्तगाल से संबंधित है और वो 20 मई 1498 को केरल के कोड़िकोड जिले के कालीकट जो कि कापड़ गांव से जाना जाता है, कापड़ गांव के नाम से जाना जाता है, वहां पर पहुंचा था। तो तीन चीजें याद रखना, केरल का कोड़िकोड जिला जहां पे कालीकट गांव, सॉरी कोड़िकोड जिले का कालीकट जिले का नाम है कालीकट, जो कि कापड़ गांव से जाना जाता है। अगला है, अनुच्छेद 75 सबसेक्शन 3 किससे संबंधित है? तो वो मंत्री परिषद से संबंधित है, प्रावधानों के बारे में बताता है। 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। वहीं अगर 74 की बात करी जाए तो संविधान का जो अनुच्छेद 74 है वो मंत्री परिषद के गठन के बारे में उल्लेख देता है। बैक्टीरिया का गतिशील अंग कौन सा होता है? तो गाइस फ्लैगेलम, जिसको हम या फ्लैगेलम, जिसको हम एक ऐसा ग्रुप मानते हैं जो कि जिसमें, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक ग्रुप से संबंधित होते हैं। दैट्स इट गाइस, ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपको एसएससी के द्वारा, जो एसएससी सीपीओ का 2024 में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 27 जून 2024 को, उसकी पहली शिफ्ट में पूछे गए थे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे डेली लाते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।